हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकल्प। आज हम लोग बात करने वाले हैं 60 से 62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। यह आपके जो आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है या उसके बाद जो अन्य बीपीएससी की परीक्षाएं या अन्य जो परीक्षाएं होंगी जहां भी सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की यदि बात करें तो वहां पे एक ट्रेंड रहा है पूर्व के वर्ष के प्रश्नों को रिपीट करने का। या तो सीधे सीधे प्रश्न कुछ रिपीट आपको दिख जाएंगे या उसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको दिख जाएंगे। तो यदि आप पूर्व के वर्षों के प्रश्नों को ठीक ठाक तरीके से एक बार तैयार करते हैं तो आपको जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हमारा जो ये सीरीज है और साथ ही साथ आपको एक बेहतर इंसाइट भी देगा। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेहतर इंसाइट होगा तैयारी के क्रम में कि कैसे उनको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। प्रीवियस पेपर जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स है आपकी तैयारी को आंकने का कि आप सही रास्ते आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आज बात करने वाले हैं 60 से 62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य विज्ञान खंड की। बीपीएससी अगर 60 से 62वीं के पेपर को देखें तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान से कुल मिला के 20 प्रश्न थे। ठीक है, बायोलॉजी का जो सेगमेंट था जीव विज्ञान का उससे सर्वाधिक प्रश्न थे, लगभग 13-14 प्रश्न जीव विज्ञान से आपको दिखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके, और जो भी प्रश्न है उससे संबंधित क्या विकल्प हैं और उसके क्या उत्तर हैं वो सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें आपको ये मैचिंग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। यहाँ एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका जो स्रोत है, सोर्स है, उसके बारे में बताया गया है। विटामिन B1 संतरा, विटामिन D कॉड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फा अल्फा और E ऑप्शन। जो इसका सही उत्तर होगा वो ई होगा। मोर देन वन वाला जो है वो सही है। अधिकांश जो है जैसे संतरा है, संतरा जो है ये आपको रिच सोर्स है विटामिन सी का, हम सभी जानते हैं। बट विटामिन B1 जो है थायमीन, वो भी इसमें थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। जो कॉड लीवर ऑयल है, कॉड यकृत तेल है, ये आपको रिच सोर्स है विटामिन ए का, बट विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है। जो गेहूं अंकुर तेल है, ये व्हीट जर्म ऑयल, ये आपको विटामिन ई का रिच सोर्स है, सही मिला हुआ है। विटामिन के जो है, विटामिन के और अल्फा अल्फा दिया हुआ है, अल्फा अल्फा विटामिन सी का रिच सोर्स है, फाइबर का भी ये है, बट थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें विटामिन के भी होती है। तो जो सही विकल्प है वो ई विकल्प होगा। ठीक है, विटामिन जो है इस पेपर को अगर आप देखें 60 से 62 में, यहाँ 5 या 6 सवाल जो हैं विटामिन से रिलेटेड हैं। जो हमारा बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इस पूरे मतलब जो जहाँ भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके दृष्टिकोण से जो विटामिन्स वाला सेगमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वहाँ विटामिन्स जो है उससे संबंधित प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में दिख जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि विटामिन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो किसकी कमी से, डिफिशियंसी डिजीज जो हैं, किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन का जो साइंटिफिक नेम है वो भी आप याद कर लें और उनके जो सोर्स हैं वो भी आप याद कर लें कि किस विटामिन का क्या प्रमुख स्रोत है। ये आपको इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपको दिखेगा। पूर्व के वर्षों के प्रश्नों को भी देखें और जो परीक्षाएं हुई हैं वहाँ भी, और इसमें भी इसी पेपर में जो 60 से 62वीं है यहाँ भी आपको कुछ और प्रश्न विटामिन से रिलेटेड देखेंगे और इसी 3-4 आयामों पे संबंधित रहेंगे वो प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। मतलब टेफ्लॉन जो है ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर पूछ रहा है आपसे कि टेफ्लॉन किसका मोनोमर है। मतलब टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है। जो ऑप्शंस हैं आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन TFE, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन और एसिटिलीन डाइक्लोराइड। जो सही आंसर होगा वो टेट्राक्लोरोएथिलीन होगा, TFE होगा। जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन हम लोग जो नॉन स्टिक कुकर, नॉन स्टिक तवा वगैरह होता है ना चिपकने वाला, जो किचन में आइटम्स बनते हैं उनमें इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है और ये इसको टेफ्लॉन को PTFE भी कहते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन।
तो सही उत्तर इसका ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। जो विनाइल क्लोराइड है ये आपको पीवीसी वायर कोटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। विनाइल क्लोराइड जो है कार्सिनोजेन भी होता है, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, विनाइल क्लोराइड भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शंस में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से कार्सिनोजेन है और उसके यूज के बारे में भी। क्लोरोप्रीन जो है ये टेम्परेचर इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सही उत्तर टेफ्लॉन जो है क्या, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। आपके ऑप्शंस हैं एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए और ई ऑप्शन। सही उत्तर डीएनए होगा। डीएनए जो है जेनेटिक हेरिडिटरी के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करता है डीएनए, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। आपके ऑप्शन है विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6 और ई ऑप्शन। जो इसका सही उत्तर होगा विटामिन D2 होगा। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। D3 जो है उसको चोल कैल्सीफेरोल कहते हैं। ये अभी मैंने कहा था कि विटामिन्स और उसके जो साइंटिफिक नाम हैं वो याद करना है, उसके सोर्सेस जो स्रोत हैं, कौन से विटामिन का स्रोत क्या है वो याद करना है, और उसकी डिफिशियंसी से होने वाला जो रोग है वो याद करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो विटामिन D2 सही उत्तर आर्गो कैल्सीफेरोल का विटामिन D2 हो जाएगा। विटामिन D3 जो है चोल कैल्सीफेरोल को कहते हैं। अगला ऑप्शन आपका विटामिन B12 है, कोबालोमीन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और विटामिन 6 जो है पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। तो विटामिन्स वाला जो चैप्टर है कई प्रश्न दिखेंगे इसमें, आप ध्यान में, आगे की भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लें उसे। अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से एक बार विटामिन वाला ही प्रश्न है। यहाँ पे एक तरफ विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है वो दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो रोग हैं वो दिया हुआ है। पहला है रेटिनॉल और इसमें रोग है ज़ीरोप्थेल्मिया। रेटिनॉल जो है विटामिन ए को कहते हैं और ज़ीरोप्थेल्मिया उसी से संबंधित है। जो हमारा अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जो आंसू वाली ग्रंथियां होती है, उसका ड्राइनेस मतलब एक तरह से सूखने की बीमारी है ज़ीरोप्थेल्मिया, वो विटामिन ए की रेटिनॉल की कमी से होता है। उसके बाद आपको टोकोफेरोल दिया हुआ है और टोकोफेरोल में बेरी बेरी दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर होगा। ये गलत है। जो बेरी बेरी होता है हम सभी जानते हैं कि ये थाइमिन B1 से होता है, B1 की कमी से होता है। और टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई को कहते हैं। ये इसकी कमी से जो हमारा नर्व्स है, मसल डैमेज की समस्या विटामिन ई की कमी से होता है। तो एकदम से ध्यान में रखना है टोकोफेरोल क्या है, विटामिन ई है। विटामिन B1 क्या होता है, थाइमिन होता है, और उसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज होता है। तो ये गलत मैच है, टोकोफेरोल की डिफिशियंसी से बेरी बेरी नहीं होता है। अगला है साइनेकोबोलामीन। साइनेको अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में भी। साइनेकोबोलामीन जो है इसकी एनीमिया, B12 है, इसके कमी से एनीमिया होता है। और आर्गो कैल्सीफेरोल पिछले प्रश्न में भी था, आर्गो कैल्सीफेरोल D2 को कहते हैं और इसकी कमी से रिकेट्स, हड्डियों की जो बीमारी है वो होती है। अगला प्रश्न है बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। ऑप्शन है आपके यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा है फिनॉल एसिटेल्डिहाइड और चौथा है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड। सही उत्तर जो है इसका बी होगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट जो है मतलब हम इस पेपर में अगर आप देखें विटामिन से और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अधिकांश प्रश्न जो है जिन्होंने भी पेपर सेट किया इन्हीं दोनों चैप्टर से मिला के उन्होंने अधिकांश प्रश्न आपको वही दिखेंगे। जो लियो बेकलैंड थे वो बेकेलाइट के इन्वेंटर थे, उन्हीं के नाम पे इसको बेकेलाइट कहा जाता है। और ये जो है किचन वगैरह में ये हीट का भी रेसिस्टेंट होता है, मतलब और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का भी कुचालक होता है, उष्मारोधी भी होता है। तो किचन वगैरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। आपके विकल्प हैं क्विनिन, सल्फागुआडिनिन, क्लोरोमफेनिकोल, एस्पिरिन और ई विकल्प।
जो सही उत्तर होगा आपको क्लोरोमफेनिकॉल होगा। ये जो है आपको एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। कई सारे बैक्टीरियल डिजीज में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो प्लेग है, कोलेरा है, टाइफाइड है, इन सब में जो है इसका क्लोरमफेनिकॉल का इस्तेमाल होता है। क्विनिन जो है आपको बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से, जो सिनकोना का पेड़ होता है उसके छाल से निकलता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन एक पेन रिलीफ के रूप में, पेन किलर के रूप में एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है, काफ़ी वाइडली यूज होता है पूरे दुनिया में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर से एक मैचिंग वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। पहले में जो है आपको कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, उसका उपयोग दिया हुआ है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब मतलब क्या कह सकते हैं, मधुरक, मीठा करने वाला जो एजेंट है, आर्टिफिशियल एस्पार्टेम वो है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपको फ्रेयॉन। फ्रेयॉन जो है एक मतलब कूलेंट के, रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक गैस है, नॉन कंबसेबल गैस है, जो कि प्रतिशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है आपको नियोप्रीन। नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल रबर है, इसका नंबर ऑफ यूजेस होते हैं, मतलब कई सारे मतलब इस्तेमाल हैं इसके, तो आपको याद रखना है ये सारे चीज़, मेमोरी बेस्ड सवाल ये। नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल रबर है। और बेनाड्रिल। बेनाड्रिल जो है आपको एंटीहिस्टामिन है, प्रतिहिस्टामिन है। बेनाड्रिल नाम से भी जाहिर है, बेनाड्रिल नाम की कफ सिरप आती है जो आपको कॉमन कोल्ड, हे फीवर वगैरह में बेनाड्रिल का इस्तेमाल होता है, एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है ये। ठीक है। तो सही विकल्प जो है सी हो जाएगा। एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। फ्रेयॉन जो है एक प्रतिशीतक हो जाएगा। नियोप्रीन जो है आपको संश्लेषित रबड़ हो जाएगा। और बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टामिन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या है? आपको ऑप्शन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ई ऑप्शन। जो सही उत्तर है प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोटीनियस हार्मोन है। ठीक है। अगला प्रश्न है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होता है? जो आपके विकल्प हैं मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन और ई ऑप्शन। सही उत्तर होगा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होता है एलपीजी में। सही उत्तर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है साबुन ग्रीज को हटाता है। आपके विकल्प हैं कोगुलेशन द्वारा, एडजॉर्वेशन द्वारा, इमल्सिफिकेशन, ऑस्मोसिस और ई ऑप्शन। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं मैं विकल्प। हिंदी में स्कंदन, अधिशोषण, पाइसीकरण, परासरण। जो सही उत्तर होगा पाइसीकरण होगा। इमल्सिफिकेशन के द्वारा साबुन जो है ग्रीज को हटाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन, ई ऑप्शन। सही उत्तर जो है ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन का जो मुख्य रोल है फीमेल्स में ज़्यादा है, दो तरह का। एक तो पार्चुरेशन, यानी कि जब बच्चों का जन्म हो रहा होता है उस टाइम इसकी भूमिका होती है। ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड, जो स्तन ग्रंथियां हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको सिकुड़ता है। और मिल्क इजैकुलेशन में, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनमें मिल्क इजैकुलेशन में इसकी भूमिका होती है। तो सही उत्तर जो है ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन जो है आपको दुग्ध स्राव करने में स्तन ग्रंथियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं का, उसमें इसकी भूमिका होती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो नॉर्मल हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एड्रेनलिन जो है फियर फाइट फाउट वाला हार्मोन है। तो ये एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे हार्ट रेट वगैरह को तेज कर देता है, उसमें एड्रेनलिन की भूमिका होती है। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ई ऑप्शन। सही जो उत्तर होगा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो वनस्पति घी, वनस्पति तेल से घी, वनस्पति घी जो डालडा वगैरह बनता है उसके प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है।
अगला प्रश्न है, ये फिर से एक बार मैचिंग वाला प्रश्न है। इसमें एक तरफ आपको अलग अलग प्रकार के स्थितियां दी गई हैं, जिसमें कुछ रोग हैं और कुछ और अन्य स्थितियां हैं और उससे संबंधित कारक हैं दूसरे में। पहला है त्वचा कैंसर। जो स्किन कैंसर होता है वो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से, पराबैंगनी प्रकाश से होता है। दूसरा है आपको ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, जो ध्वनि होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, तो इसका ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापन, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है। और अंतिम है आपको ओजोन छिद्र, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उससे वो ओजोन छिद्र के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 2-3 बार रिपीट हुई है, आप इसको ध्यान में रखें, आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोड़ा तो जटिल हो जाता है हिंदी, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। एंटीडोट फॉर एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? ब्लड थिनर के रूप में, एक तरह का ऐसा मतलब जो एंटी जमता नहीं है, उसके लिए किसका, कौन से विटामिन का रोल होता है, ठीक है। तो विटामिन इसमें ए है, डी है, ई है और के है। सही उत्तर विटामिन के होगा। विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में काम करता, और यही जो एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स होते हैं उसके एंटीडोट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट हो सकता है। देखो मैंने कहा था विटामिन से रिलेटेड कई सवाल हैं, अभी तक 4 या 5 सवाल आपको दिख गए हैं, आगे भी एक या 2 सवाल और हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? विकल्प हैं आपके HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 और E ऑप्शंस। जो सही उत्तर है इसका वो H2SO4 है। जो अम्ल वर्षा होते हैं, सीड रेन होता है, उसमें मुख्य रूप से जो होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रोल होता है, ठीक है। जो सल्फर के ऑक्साइड SO2 होता है और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उन्हीं से ये HNO3 और H2SO4 बनता है। बट इसमें जो पूछा है कि मुख्य भूमिका किसकी है, तो H2SO4 की होती है, जो आयोग ने उत्तर दिया था, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, H2SO4, ठीक है। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसोन, पॉजिट्रॉन, ई विकल्प। सही उत्तर होगा हिग्स बोसॉन। जो सर्न का रिसर्च, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वाला रिसर्च चल रहा था 2008 से, उसमें 2012 में हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से मतलब जाना जाता है। तो हिग्स बोसॉन जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट है गॉड पार्टिकल के रूप में, ठीक है। ये सर्न वाला रिसर्च है, ये आपके मुख्य परीक्षा के हिसाब से थोड़ा बहुत इसके संबंध में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपको रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? विकल्प है आयोडीन 131 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 एंड कोबाल्ट 60 और ई विकल्प। जो आयोग द्वारा उत्तर दिया गया था वो कोबाल्ट 60 दिया गया था। आप कोबाल्ट 60 को ध्यान में रखें, डेफिनेटली कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। बट अन्य भी जो विकल्प हैं फास्फोरस 32 और सोडियम 24, उनका भी विकल्प, उनका भी जो है उपयोग वो होता है अलग अलग कैंसर में और ल्यूकेमिया में भी होता है। मेरे विचार में इसका सही उत्तर जो है वो ई होना चाहिए, बट आयोग ने कोबाल्ट 60 दिया है, इसलिए आप लोग कोबाल्ट 60 रखें ध्यान में। जो आयोडीन 131 है इसका थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान में रखें, रिपीट कर सकता है सीधे सीधे प्रश्न। आखिरी प्रश्न है इस सेट में, जो हमारे पास ये 60 से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा का सेट है। आयोडीकृत लवण में रहता है, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं उसमें आयोडीन किस फॉर्म में रहता है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है आपके मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ई विकल्प। जो सही उत्तर है पोटेशियम आयोडाइड। देखो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में जो हम लोग आयोडाइज्ड साल्ट लेते हैं उसमें आयोडीन रहता है। कंफ्यूजन में एकदम से नहीं आना है कि कैल्शियम आयोडाइड में, कैल्शियम आयोडाइड जो है वो जो कई सारे मेडिसिन हैं उसमें इस्तेमाल होता है, फ्री आयोडीन तो रहता नहीं है। तो सही विकल्प जो है हमारा पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड होगा। इस साल भी एक प्रश्न जो 66वीं प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी एक प्रश्न इस तरह का रहा था कि आयोडीन से संबंधित हम क्या ये इम्पोर्टेंट है। आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, यही सवाल था, थायराइड के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी कमी से जो गलगंड या घेघा रोग होता है वो होता है, ग्वाइटर, ठीक है।
तो चलिए, ये था हमारा 60 से 62 का सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न था, उसके संबंध में हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचर्चा प्रस्तुत की। आगे हम लोग अन्य भी वर्षों के जो अलग अलग सेगमेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।